नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके आरओ एआरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये आपका सतत विकास से रिलेटेड है, एसडीजी गोल से रिलेटेड है। मैं आपको फिर एक चीज बोलूंगी, पहले भी मैंने आपको बोला है, एसडीजी गोल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, और अगर आप टीसीएस मेंस में अपियर होंगे तो वहां के लिए भी, और मैं साथ ही साथ कहूंगी इंटरव्यू के लिए भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो उसी पे बेस्ड है। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत नहीं है। ठीक है, कौन से संगत नहीं है। लक्ष्य संख्या 1 में दिया गया है निर्धनता की समाप्ति की बात की गई है, नो पॉवर्टी की, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है। संख्या 6 में बोला गया है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की, और तीसरे में आपका बोला गया संख्या 11 में आपका बोला गया है जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए क्लास, जब हम बात कर रहे हैं और आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा कंपैटिबल नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, तो थोड़ा समय लीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको उत्तर बताती हूँ। यहाँ पर आपका गोल 6 और गोल 3, गोल 11 जो मेंशन है, थर्ड में जो गोल 11 मेंशन है, ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि पहले गोल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की ही बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन की ही बात करते हैं। लेकिन छठवां जो गोल है वो आपका क्लीन वाटर से रिलेटेड है, स्वच्छ वाटर से, ठीक है, स्वच्छ जल से और सैनिटेशन से रिलेटेड है। और गोल 11 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से नहीं रिलेटेड है, ये सस्टेनेबल सिटीज से रिलेटेड है, सतत शहरों के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 2 और 3, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो जेंडर इक्वालिटी की हमने किस गोल में बात की है, तो वो आपका गोल 5 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज जो है वो गोल 13 है, ये भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जो पहला गोल है वो किस चीज से रिलेटेड है, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है, नो पॉवर्टी। फिर भूखमरी को खत्म करने की बात कही गई है, 0 हंगर। फिर गुड हेल्थ की बात की गई है, अच्छे स्वास्थ्य की बात की गई है। अब खुद आप सोचिए, जब गरीबी नहीं रहेगी, ठीक है, फिर भूखमरी भी खत्म होगी। जब भूखमरी खत्म होगी, लोगों को खाना मिलेगा तो उनकी हेल्थ भी अच्छी ही होगी। ठीक है, और अगर वो स्वस्थ होंगे तो उनको आप एक एजुकेशन प्रोवाइड करिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करिए, जो कि चौथा है। और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी लड़कियों सबको मिलेगी, तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, जो मतभेद है वो खत्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लैंगिक समानता भी आएगी। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है, स्वच्छ पानी की बात की गई है, अफोर्डेबल एनर्जी की बात की गई है। अफोर्डेबल एनर्जी, स्वच्छ पानी मिलेगा तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ आपको दिखेगा ही। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इनोवेशन अच्छा होगा। और ये जो इनइक्वालिटी है कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ये भी खत्म होगा जब इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल सिटीज आएंगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात की गई है। अब यहाँ पे 13, 14, 15, 16 याद कर लीजिएगा। 13वें में हमने क्लाइमेट चेंज की बात की है,
14th में हमने लाइव बिलो द वाटर की बात की है। देखिए वाटर की बात 2 बार की गई है एसडीजी गोल में, एक आपके 6 में की गई है जिसमें हम क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं, हम पीने के स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा हमने 14th में बात की है जिसमें कि हम लाइव बिलो द वाटर की बात कर रहे हैं। फिर 15th में हम लाइफ ऑन लैंड की बात करें और 16th में हम पीस और जस्टिस की बात करें, और 17th तो आपको पता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जितनी भी कंट्रीज ने एसडीजी गोल्स पे एग्री किया उनकी बात, पार्टनरशिप की बात की गई है। ये सारे गोल्स आपको याद होने चाहिए, मैं फिर आपसे कहूंगी। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों का समय लूंगी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम कोई बात नहीं है, आप चीजों को एक्सप्लेन किया करिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने जब फीडबैक मुझे दिया तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, टेस्ट में आप लोगों का रिवीजन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्लास। एक बार हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि एसडीजी गोल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own need। यहाँ पर क्या है, हम अपनी जरूरतों को तो इस तरीके से पूरी करें, इस तरीके से अपनी जरूरतों को पूरी करें कि जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन है, वो भी अपनी जरूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। अब ऐसा मत करो कि पानी इतना पी डालो, पानी इतना वेस्ट कर डालो कि तुम्हारे जो बच्चे के बच्चे आने वाले उनके लिए पानी ही ना बचे। इतना पॉल्यूशन फैला दो, एयर पॉल्यूशन फैला दो कि बेचारे उनके लिए श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना बचे, मास्क लगा के उनको घूमना पड़े। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप अपनी जरूरतों को तो पूरी करो, मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, अपनी जरूरतों को पूरी करो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, ठीक है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। महात्मा गांधी ने एक कोट दिया था कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड बट नॉट द ग्रीड। ये आप अपने मेंस के आंसर में लिख भी सकते हो, जो अर्थ है वो हमारे नीड को तो फुलफिल कर सकता है बट हमारे ग्रीड को नहीं, हमारे लालच को नहीं। अर्थ कैन फुलफिल द नीड बट नॉट द ग्रीड, ये आप लिख सकते हो मेंस के आंसर में, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एसडीजी मतलब होता क्या है। अब देखो 1983 में, ये लिखो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 में आपका एक ब्रंटलैंड कमीशन था। कौन सा कमीशन था, ब्रंटलैंड, BRUN, ठीक है, TLAND, ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन ने एसडीजी को डिफाइन किया था, और किस तरीके से डिफाइन किया था एसडीजी को, मैंने आपको बताया, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि किसने एसडीजी को डिफाइन किया था, एसडी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, अभी गोल्स की बात नहीं हो रही, किसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, तो आप बताएंगे 1983 में ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा इसे डिफाइन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या, वर्ल्ड कमीशन, दोनों में से कुछ भी आए तो आप बताएंगे वर्ल्ड कमीशन, एक जगह इसको बना लीजिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहां पर। सबसे पहले एसडीजी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, गोल को अभी रहने दो, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किसने किया था, ब्रंटलैंड कमीशन ने। कब, 1983 में। और ब्रंटलैंड कमीशन को हम एक नाम से और जानते हैं, वो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्लास, मैं एक फ्रेश यहाँ पे पेज लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, इसी को मैं क्लीन करती हूँ, ठीक है, फिर इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 1983 में एज इट इज बनाइएगा आप लोग। ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसमें हमने एसडी को, सतत विकास को डिफाइन किया,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका 1983 हो गया। 1983 के बाद 1992 में एक समिट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए? अर्थ समिट के नाम से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अर्थ समिट के नाम से या फिर रियो समिट के नाम से जानते हैं हम इसको। ये कहां पर हुआ था? ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक एजेंडा तैयार किया गया था। इसका आउटकम क्या था? याद रखिएगा, इसका आउटकम जो था एजेंडा 21। ये याद रखिएगा कि परीक्षा में पूछता है कि एजेंडा 21 आपका कब डेवलप और अडॉप्ट किया गया था। तो ये अर्थ समिट में, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ये फर्स्ट एजेंडा था फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और 1992 में ये आया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा और इसी को हम कहते हैं, यहां पर याद रखिएगा अर्थ समिट को, यहां पे लिखा रहता है द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएन मतलब तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यहां पे सी मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस। ई मतलब क्या है? एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 1992 में एजेंडा 21 रियो अर्थ समिट में आया था। ये भी चीज क्लियर हो गई। फिर देखिए आप क्लास 2012 में, ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूं, इसके बाहर तो प्रश्न नहीं आने चाहिए आपके। 2012 में अगर हम देखेंगे तो रियो +20 हुआ था। 20 क्यों प्लस हमने लिखा है यहां पर? क्योंकि 20 साल बाद, ठीक है, यहां पे 20 साल बाद आपका रियो +20 हुआ था। ये याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था क्लास? यहां पर आपका एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, द फ्यूचर वी वांट। यहां पे जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसमें क्या बोला गया था? द फ्यूचर वी वांट। अब आप देख रहे हैं ये सारी चीजें जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, अगर परीक्षा में कभी पूछा कि द फ्यूचर वी वांट रेजोल्यूशन जो था वो आपका किस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, तो आप बताएंगे रियो +20 कॉन्फ्रेंस में। ये चीज याद रखिएगा। फिर आगे बढ़े अगर हम, तो यहां पर 2015 में क्या हुआ? एसडीजी गोल आपका अडॉप्ट किया गया। जो 17 एसडीजी गोल हम देखते हैं वो आपके 2015 में अडॉप्ट किए गए। ये चीज आप याद रखिएगा। बस यही पूरा जो आपको याद रखना है ये यहीं से क्लियर हो गया होगा। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनका का रिजोल्यूशन है जिसमें क्या बोला गया है? ये एजेंडा आपके 2030 तक के लिए है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, चीजें क्लियर हो गई होगी, सब याद रखिएगा क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। सबसे पहला है, यह परियोजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थान है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये योजना जो है समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना वो 1999 में स्टार्ट की गई थी। इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी आपको दी गई है राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थान, ये गलत है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो थी वो आपकी थी भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो यहां पर आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कौन सा है? तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद देख लीजिए, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना भारत में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 1999 में शुरू गई थी। इस परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जो थी वो भारतीय वन्यजीव संस्थान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास तीसरे प्रश्न को देखते हैं। संबंधित राज्यों के साथ संस्थापकों का मिलान करें। ठीक है, यहाँ पर केरल दिया है, हैदराबाद दिया है, अवध दिया है, बंगाल दिया है। तो केरल की बात अगर हम करेंगे तो केरल के संस्थापक कौन थे?
तो वो मार्तंड वर्मा थे। एक फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी आपको किन किन जगह दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ठीक है, बंगाल का आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा मुर्शिद कुली खान, तो यहाँ पे फोर्थ का डी होगा। फोर्थ का डी आपका यहाँ दिया है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट का आपका मार्तंड वर्मा हो गया और बंगाल का आपका मुर्शिद कुली खान हो गया। तो हैदराबाद का आपका निजामुल मुल्क हो गया और अवध का बुरहान उल मुल्क हो गया। देखिए, अवध की अगर हम बात करें तो 1722 में, अवध की बात कर रही हूं क्लास में, 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के सिया शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। तो अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क, इसी में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको शहादत खान तो याद है लेकिन पूरा नाम नहीं पता है, तो मैच द कॉलम में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो ये याद रखिएगा, शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, केरल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर राज के महाराजा थे और आधुनिक त्रावणकोर के निर्माण कहे जाते हैं। ठीक है, हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद में चिंग्लिस खान, जिनको कि हम निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। अवध की बात करेंगे तो 1722 में शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान द्वारा की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में रिपीट हो जाता है आपका, तो ध्यान से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए, चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। अब तक भारत में 2 बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा क्या पूछा गया है, कौन सा आपका सही है। जब हम फाइनेंस इमरजेंसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो वो हाँ 360 में दिया गया है, जो कि सही है। ठीक है, लेकिन अभी तक कभी भी वित्तीय संकट नहीं आया है भारत में। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, ये चीज आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मुख्य पॉइंट्स हम लोग। देखिए, 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 360। अच्छा, 352 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात करते हैं। और 356 में हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, आपको पता है ये चीज। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और 360 आपका हो गया यहाँ पे वित्तीय आपातकाल। अब यहाँ पर देखिए, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या पॉइंट रखना, अगर परीक्षा में इसको डिफिकल्ट बनाएगा तो क्या बनाएगा कि किन बेसिस पे जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी, यहाँ पे देखिए, किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। ये किसी भी याद रखिएगा कि वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1978 की 44th संविधान संशोधन में यह बोला गया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कभी प्रश्न आपसे पूछे कि क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि आपका न्यायिक समीक्षा से परे है, तो आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी समीक्षा कर भी सकता है। ये चीज याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर परीक्षा में उनको दिक्कत होती है। और आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सब चीजें एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ये याद रखिएगा, किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा अगर उसको लगता है तो। लेकिन यहाँ पर आपका जो किसकी सलाह पर, केंद्र की सलाह पर, ये तो आपको पता ही है, जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, किस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उनकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा। ये किस आर्टिकल में बोला गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। दूसरा है नदी की वृद्धावस्था में इसकी ढाल तीव्र हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, करेक्ट आपका पूछा गया है। तो देखिए क्लास, वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो पहला है, वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, नदी की वृद्धावस्था में इसकी ढाल तीव्र हो जाती है। आप बताइए मुझे, जब कोई वृद्ध होता है तो उसकी जो ढाल है वो तीव्र हो जाएगी या फिर मंद हो जाएगी? तो नदी की वृद्धावस्था जो होती है वो उसकी अंतिम अवस्था होती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हमारी आपकी अंतिम अवस्था वृद्धावस्था होगी ना, तो ऐसे नदी की भी जो अंतिम अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है। और वृद्धावस्था में जो इनकी सहायक नदियां होती है वो भी बहुत कम और मंद ढाल वाली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, नदी की धाराएं बाढ़ के विस्तार मैदानों में मुक्त रूप से प्रभावित होते हुए विसर्ग प्राकृतिक बांधों और गोखुर झीलों का निर्माण करती है नदी की वृद्धावस्था में। तो यहाँ पर द स्लोप ऑफ द रिवर बिकम स्टीपर, नदी की वृद्धावस्था में इसकी ढाल तीव्र हो जाती है, ये आपकी गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका जो ढाल है, जो नदी बहुत कम और मंद ढाल की हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, नदी की वृद्धावस्था इसकी अंतिम अवस्था होती, इस अवस्था में सहायक नदियां बहुत कम और मंद ढाल वाली होती हैं। नदी की धाराएं बाढ़ के विस्तृत मैदानों से मुक्त रूप से प्रभावित होते हुए विसर्ग प्राकृतिक बांधों और गोखुर झीलों का निर्माण करती है, और वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, यहाँ पे इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है और राजदीय है। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर है बताइए? ये उड़ीसा में है। एक का आपका फर्स्ट होगा। फिर भिलाई लौह इस्पात की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो झारखंड में। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लास एक और प्रश्न बनता है जो कि मैं आपको बता दूं, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना आपको पता है कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किसके सहायता के द्वारा इसकी स्थापना की गई है? किससे सहायता ली गई थी? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जर्मनी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको पहले। यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है। ठीक है, ए पे आप टिक लगाइए। यहाँ देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई की अगर हम बात करें, आपका भिलाई जो है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर किसने सहायता दी थी? रशिया ने, रूस ने, ये भी आपको याद रखना है। दुर्गापुर की अगर हम बात करेंगे, दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और किसने सहायता प्रदान की थी? ब्रिटेन ने। क्लास जो पॉइंट बता रही हूँ उसको नोट करिए। बोकारो लौह इस्पात खाना की अगर हम बात करेंगे, स्टील प्लांट की हम बात करेंगे, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? झारखंड में हुई थी। किसने सहायता की थी? रूस ने सहायता की थी। विजयनगर स्टील प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक में है, ये बेल्लारी जिले में। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, संलयन इस्पात उद्योग की बात करेंगे तमिलनाडु में है। दातेरी की बात करेंगे उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग नोट करिए एक जगह और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम लोग ऐसे कई प्रश्न आपके एग्जाम के पहले डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लास, एक बात बताइए, आपको टेस्ट समझ में आता है? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हाँ मैम समझ में आता है, आप एक्सप्लेन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वही प्रश्न एक्सप्लेन करती हूँ जहां से प्रश्न आपके और बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। पहले जो प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते थे वो डायरेक्ट ना बन के स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। तो इसलिए छोटे से छोटे टॉपिक को भी अगर मैं डिस्कस करती हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेती हूँ। और आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, हम लोग आने वाले समय में और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बहुत प्रश्न डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने प्रीलिम्स में खूब आराम से अच्छे से पेपर दीजिएगा। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। मेहनत आप करिए, मेहनत हम करेंगे, और फिर उसका रिजल्ट क्या है वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लेकिन कर्म करिए क्लास। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो
कभी भी आलस आता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, तो उस दिन का सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा और आप कह पाएंगे कि मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो जब आप इस बात को मतलब इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपको ना पढ़ने के लिए शक्ति मिलेगी, और जो चीजों में मन भटकता है उनसे भी मन भटकेगा नहीं। तो हमेशा सोचिए परिणाम बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड कौन से आपके आर्टिकल हैं, बताइए। आर्टिकल 161, 165, 176 या फिर 180। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 165 बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ता किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ये चीज याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछेगा कि महाधिवक्ता की जो आपकी नियुक्त होने की अहिर्ता क्या है, तो आप ये बताएंगे, ठीक है। और महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि रूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसके समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसके संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज दी गई है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है जो मैं आपको बता दूं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा, ठीक है। संविधान में इसके कार्यालय की अवधि से संबंधित कोई भी उपबंध नहीं है, ये भी चीज याद रखिएगा। आपको याद रखना है 165 में हम राज्य का महाधिवक्ता की बात करते हैं। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। और यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो अहिर्ता जो है वो क्या है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ता किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बता दिया ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको दिया गया है अब्दुल फजल, फिर निजामुद्दीन अहमद, फिर इनायत खान और आखिरी में आपको दिया गया है खफी खान। तो बताइए लेखक कौन है मुंतखब उल लुबाब का? तो यहाँ पर ये फारसी भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं खफी खान। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, खफी खान। अच्छा, इनायत खान की अगर हम बात करेंगे तो शाहनामा फारसी भाषा में इनायत खान द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद की अगर हम बात करेंगे तो तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तबकाते अकबरी या फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है। और अब्दुल फजल द्वारा तो आपको पता है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा। यहाँ पर क्लासेस को हम एक बार आपको मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मुंतखब उल लुबाब जो है फारसी भाषा में खफी खान द्वारा रचित है। शाहनामा की हम बात करेंगे तो ये फारसी भाषा में इनायत खान द्वारा रचित है। तबकाते अकबरी की हम बात करेंगे तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है ये, और अकबरनामा अब्दुल फजल द्वारा फारसी में लिखी गई है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो बताइए कौन सी थी? कांसा, लोहा, सोना या फिर तांबा? तो ये है आपकी धातु जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा यूज की गई है, वो है तांबा, कॉपर। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है। और कुल्हाड़ी कहाँ से आपको प्राप्त है अगर पूछेगा तो याद रखिएगा अतिरंपकम, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था और उसके द्वारा बनाई जाने वाली जो प्रथम औजार थी वो कुल्हाड़ी थी। ये कहाँ से प्राप्त है? अतिरंपकम, ठीक है, अतिरपकम, ठीक है। इसको देख लेना कि आप प्रोनाउंस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया था जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। तो किसके द्वारा जारी किया गया था? जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, फर्रुखसियर या फिर अकबर द्वारा। तो यहां पर याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो है सी आपका सही उत्तर है। हम व्याख्या देख लेते हैं क्लास यहाँ पर। फर्रुखसियर के दरबार की अगर हम बात करें 1713 से 1719 तक, ठीक है, ये सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। इसी के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल आया था जो 1717 में ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा जिसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के समय में मुगलों एवं सिखों के संबंध में कटुतापूर्ण हो गए। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या के कारण फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। एक बार परीक्षा में ये भी प्रश्न बना था कि घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को जाना जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 11वां प्रश्न देखिए क्लास। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दूसरा आपको दिया गया, उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिए, कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और आपको पता है जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी महात्मा गांधी की? 12 मार्च 1930 ना। आप सभी को पता होगा कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के कुछ अन्य सदस्यों ने दांडी मार्च स्टार्ट किया और फिर ये कब पहुंचे? 6 अप्रैल को 1930 को ये दांडी पहुंचे जहां इन्होंने नमक कानून तोड़ा। और नमक कानून क्यों तोड़ा? उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था और गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की, नमक कानून की अवज्ञा की, साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया। तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। नहीं, यहाँ पे देखिए 1929 दिया है ना, ये याद रखिएगा, ये 1929 नहीं है, ये 1930 है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपका कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आपका पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है? तो आपका पहला सही नहीं है, 1930 होना चाहिए। तो ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इसको ए करिए। क्यों? क्योंकि 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी ने अपने मार्च को स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था और फिर आपका नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर ए सही होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्लास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलकनाथ बाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय और अनुलंघनीय माना है। इसी बाद में आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया है। तो यहाँ पर बताइए, आपका पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है। तो गोलकनाथवाद की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें, तो ये 1967 में आया था। ठीक है, और गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय और अनुलंघनीय मानते हुए कहा था कि संसद इन अधिकारों में किसी को भी ना तो समाप्त कर सकती है और ना ही इनमें कमी कर सकती है। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय और अनुलंघनीय माना था, ये आपका क्या है? ये आपका सही है। ठीक है, इसी बाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। नहीं क्लास,
मैंने आपको पहले भी बताया बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब आया है? ये 1973 में केशवानंद भारती केस में आया है ना, ये भी याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस में आया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट, तो ए आपका सही होगा। 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपका आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है। अनुच्छेद 1, 2, 3 की बात की गई है और बोला गया है नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर चुनिए। चलिए क्लास 1 में हम संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है राज्यों के निर्माण से। तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 2 में हम किसकी बात करते हैं? नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, या उसके स्थापना से, ठीक है, स्थापना से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर नए राज्यों का निर्माण, ये आपका गलत है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाएं या उनके नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 3। यहाँ पर देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया हो अभी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास, जब हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात हम करते हैं। अनुच्छेद 2 में हम नए राज्यों और प्रवेश या उनकी स्थापना की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्लास, यहाँ पर हम न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नए स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। और जब हम आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो नए राज्य आपके बन रहे हैं वो उनकी सीमाओं में परिवर्तन या फिर उनके नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन करके बन रहे हैं। और अनुच्छेद 4 की हम बात करेंगे तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1, 2 और 3 आप याद रखिएगा, ठीक है, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इससे संबंधित प्रावधान भाग 17 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य और कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की बात हमने 17 में नहीं की है। चुनाव आयोग की बात हम भाग 15 में करते हैं, पार्ट 15 में करते हैं, ठीक है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। आपका पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो आपको आता है आर्टिकल 324 से 329 तक हम बात करते पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स मेंबर, ये सही है। तो यहाँ पर खाली आपका बी सही होगा। पहला गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पार्ट 15 होना चाहिए, ना कि 17। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया गया है, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनी की आय से भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि संपूर्ण रूप से एकाधिकार इनका 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं खत्म हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म हुआ था। 1813 में इनके एकाधिकार पर कुछ चीजें बोली गई थी, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। जैसे चाय में अभी इनका एकाधिकार था, चाय में ट्रेड करने का और चाइना के साथ ट्रेड करने का, दोनों के साथ ट्रेड करने, चाय में ट्रेड करने का और चाइना के साथ ट्रेड करने का एकाधिकार अभी 1813 में भी था, लेकिन इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था 1833 में, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। और कंपनी की आय से भारतीय शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए प्रति नहीं, यहाँ पे 1 लाख रुपए
व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तो आपका क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सही है, तो बताइए कौन सा सही है, विच ऑफ, देखिए कौन सा सही नहीं है बोला गया है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपका 1 और 3 नहीं सही है, तो डी आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर, मोल द्रव्यमान का मात्रक होता है और नॉट दो ठोस कणों का मापने का मात्रक होता है। तो यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम मोल की बात करें, जो मोल, तो ये आपका किसका मात्रक होता है, ये द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता है, ये आपका गलत है। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा देखिए, नॉट ठोस कणों को मापने का मात्रक होता है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर तो दोनों ही गलत है, तो आपका नीदर 1 नॉर 2, कौन सा सही है, कोई, दोनों में से कोई सही नहीं। यहाँ देख लीजिए, मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, ठीक है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। और अगर हम नॉट की बात करें तो समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है नॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे वो एंगल मेजर करने की बात की गई थी, जो कि गलत है आपका। तो उत्तर मिल गया, डी आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है मानव शरीर का, यकृत, वर्क, पित्ताशय या फिर अमाशय। तो यहाँ पे लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर आपका स्टमक। तो अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई है तो लिवर जो है यह मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। और आपको पता है लिवर में ही बाइल जूस का निर्माण होता है, और बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पर होता है, परीक्षा में पूछा था, तो वो गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जरूरत के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कि बाइल जूस, देखिए मैं बता दूं, बाइल जूस का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, वो लिवर में होता है, और बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर है, ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं, भीमबेटका गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन गुफाओं की खोज बीरबल साहनी द्वारा की गई थी, यूनेस्को इसके विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर भीमबेटका से रिलेटेड कौन कौन सा आपका सही उत्तर है बताइए। तो दीज केव वर कौन सा सही नहीं है, देखिए सही नहीं है बोला गया है, ये जरूर ध्यान दिया करिए क्लास, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाते हैं, कौन सा सही नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बीरबल साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, नहीं, इसकी खोज बीरबल साहनी द्वारा नहीं की गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका केव्स है, जो कि सही है। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है, खाली ए, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं, देख लीजिए, भीमबेटका की गुफा जो है वो भोपाल से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। इन गुफाओं के शैल चित्रों में हाथी, हिरन, सांभर जैसे चित्रों को बनाया गया है। ये गुफाएं चारों ओर से विभिन्न पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यहाँ उकेरे गए अधिकांश चित्र लाल और सफेद रंग के हैं। इन गुफाओं की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णुधर श्री वांकड़कर द्वारा की गई थी। याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट है। और 2003 में इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। 3 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहादुर शाह को साहिब बेखबर नाम से भी जाना जाता है। परुक्षीय ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है? देखिए, बहादुर शाह जो था वो आपका गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे किस नाम से जानते थे? साहिब बेखबर नाम से जानते थे। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। फरुखशिह गेव द टाइटल ऑफ सवाई टू जयसिंह, ये भी सही है। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो 19th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 प्रश्न को देखते हैं। उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। उपयुक्त विवरण किसके संदर्भ में है? तो यहाँ पर बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता की।
तो हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और आपको पता है बाद में वो कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हैं। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस को समाजवादी दिशा प्रदान की और उसे सर्वाहार वर्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में योगदान दिया, कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 में ये कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत की स्थापना की। आजाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने 1943 में की थी। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 21 प्रश्न को देखते हैं। तटस्थ न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? एडहॉक जजेस की बात की गई है। तो आर्टिकल 126 में, 127 में, 128 में या फिर 129 में। तो एडहॉक जजेस की बात आर्टिकल 128 में की गई है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो एडहॉक जजेस की बात आपके आर्टिकल 128 में नहीं, आर्टिकल 127 में की गई है। इसको सही करिएगा क्लास। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस की बात की गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गढ़ पूर्ति की कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब कोरम नहीं पूरा रहता है तब उस कंडीशन में जो चीफ जस्टिस है वो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर वो परामर्श किससे लेता है? राष्ट्रपति की सहमति, पूर्ण सहमति होनी चाहिए, उसके बाद नियुक्ति करता है। लेकिन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 127। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिनी और विपेक्षित करता है और विषुवत वृत्त पर यह अधिकतम होता है। कोरियोलिस जो फोर्स होता है वो डिफ्लेक्ट करता है विंड टू राइट ऑफ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए क्लास, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस फोर्स की वजह से जो विंड का डायरेक्शन है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट की तरफ वो होता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है। तो कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ये चीज याद रखिएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन से। तो पहला तो आपका सही है, यहां पर दिया गया या आपका अधिकतम होता है इक्वेटर पे नहीं, कोरियोलिस जो फोर्स होता है वो अधिकतम होता है ध्रुवों पे। ठीक है, और इक्वेटर पे तो ये अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तो जो विंड का डायरेक्शन है वो राइट उसमें डिफ्लेक्ट होता है, और जब हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तो वो बाई ओर। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। 24 देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? ये एक आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा प्रश्न है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये आप सभी को पता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव की वजह से भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया था। ठीक है, और सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। अच्छा क्लास, जैसे अभी मैंने आपको उत्तर बहुत जल्दी दे दिया, तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैम आप उत्तर बहुत जल्दी दे रही हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उत्तर दे लिया करें। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया था, याद रखिएगा।
जिसमें भारतीय रेजिमेंटों का जातीय, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, ठीक है, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। ये याद रखिएगा। सूर्यास्त के नियम की अगर बात करेंगे तो सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है, जिसके तहत जमींदारों को निश्चित दिन के सूर्यास्त से पूर्व कोष में धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी जो भूमि थी उनको जब्त कर लिया जाता था। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पील कमीशन याद रखिएगा 1857 के रिवॉल्ट के बाद आया था, ठीक है, जो कि आपका रिलेटेड था किससे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का जो रेशियो था वो 1:2 था और मद्रास और मुंबई में 1:3 रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने रिपीट किया। प्रश्न को हम देखते हैं। क्लास थोड़ा नंबर इस बार गड़बड़ है, बीच में 1-2 क्वेश्चन आपके, ये इसको 27 नहीं है, ये आपका 26 है। अगर आप इसको सही करना चाहें तो कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका दहन होता है। अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका अपचयन होता है। यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड कंबशन एंड व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड अ रिडक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा बताइए। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपचयन होता है उस समय, ठीक है। और किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहां पर अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं, एकदम सही है ये, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहां पर आपका सही उत्तर होगा ओनली 2। तो उसे दहन नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। उपचयन और अपचयन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 28 प्रश्न को देखते हैं। 27 है ये। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताइए। शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या फिर शेर शाह सूरी द्वारा। तो इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। 1830 में शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन अमेरिका से प्रेरित होकर अपनाया गया। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रथम विचार एमएन रॉय ने प्रस्तुत किया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग की इंस्पिरेशन हमें यूएसए से नहीं मिली, यूएसएसआर से मिली, ठीक है, पहला आपका गलत है। दूसरा है भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रथम विचार एमएन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये भी गलत है, ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, नीदर 1 नॉट 2, तो डी सही उत्तर होगा। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रथम विचार एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रस्तुत की है, ये याद रखिएगा, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। 30 प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रसिद्ध भौतिकीविद सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइए, नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही है, लेकिन ये इनके बर्थडे पे, सीवी रमन के बर्थडे पे मनाया जाता है, नहीं, ये इनके बर्थडे पे नहीं मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने खोज की घोषणा की थी, रमन इफेक्ट जिसको कि हम कहते हैं, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ना कि इनके बर्थडे के। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग या अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर नॉट करेक्ट दिया गया है। तो कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, तो 2 आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये याद रखिएगा कि 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 1930 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 31 देखते हैं हम। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। एक समय पे आपके जो भी वातावरण में आपको जो चीजें घिरी हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, जैविक हो या अजैविक हो, वो सब आपके पर्यावरण में आते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन भी आपका पर्यावरण का ही हिस्सा है। इसमें आपके कुछ कारक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, दूसरे नियंत्रण के रूप में। एकदम सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के तापमान में कमी को दर्शाता है। इसके कारण समुद्रों में स्थित कई द्वीप समूह को अस्तित्व को खतरा है। अब आप बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट तापमान में कमी को दर्शाता है? एकदम खराब ना, एकदम गलत। यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, बहुत से द्वीप जो हैं, जो आइलैंड हैं आपके ओशंस में, उनके अस्तित्व को खतरा है। क्यों खतरा है? जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइलैंड हैं, जो आइस के फॉर्म में हैं, ठीक है, जहां पे बर्फ है, वो आपकी पिघलेगी और बर्फ पिघलने के कारण सी लेवल जो है वो बढ़ेगा और ये आइलैंड डूब जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है आपका? केवल एक सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? तो इट इंडिकेट द डिक्रीज नहीं, इट इंडिकेट द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर एंड इट थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड। ये आपका सही है। यहाँ पर इसको ए करिए, गलत दिया गया है, ठीक है, ए करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 प्रश्न को हम देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 35 से 50 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किए गए। फिर दिया गया है नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्लास आप मुझे बताइए, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो वहां पे 35 से 36, 50 की 36 से 50 की बात हम करते हैं। 36 से 50 याद रखिएगा। ये जो 35 दिया इसको 36 करिए और कुल 16 अनुच्छेद जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल है। ये आपका सही है। तो पहला तो आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? तो फर्स्ट तो आपका नॉट करेक्ट है। और जो डीपीएसपी है वो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये आपका सही है। तो खाली कौन सा गलत है आपका? ए आपका गलत है। नीति निर्देशक तत्व आपके इन्फोर्स नहीं है। जैसे हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जब मौलिक अधिकारों की, तो हम कहते हैं दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन डीपीएसपी से रिलेटेड अगर कोई लॉ बना दिया जाए, जैसे हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड लॉ बना दिया गया, तब अगर कोई उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तब उसको सजा मिल सकती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाली ए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट आपका ए है। यहाँ पे इसको ए करिए, आंसर गलत दिए गए हैं आज, तो ये ए करिए इसको, ठीक है, ए। सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज की क्लास में अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक मैं आपसे कहूंगी खूब पढ़िए, ठीक है। आप रोज प्रैक्टिस करिए, नए नए प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। ये सब चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।